हाँ जी, चलो समझे आज का। ठीक है, तो यहाँ है अब हमारा परमाणु का ये तीसरा मॉडल हो गया ना। पहला हम पढ़े थे प्लम पुडिंग मॉडल, फेल हो गया, ज़्यादा सक्सेस नहीं था। ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें सही थी। फिर इसके बाद हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े, तो रदरफोर्ड ने उसमें कुछ सुधार किया, प्रयोग द्वारा उस मॉडल को बनाया, तो उसमें भी कुछ चीज़ें सही थी, लेकिन कुछ उसमें कमियां थीं। उन कमियों को दूर करके इसने एक मॉडल और दिया, तो जिसे हम क्या कहते हैं, बोर का मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल। तो उसमें हम देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी ऊर्जा घटती है, और ऊर्जा घटने के कारण वह सर्पिलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए नाभिक में गिर जाता है, जिससे उसकी कक्षा क्या थी, अस्थायी। अब बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है वो स्थायी होती है और वह विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। तो पहला बिंदु वही है कि इलेक्ट्रॉन की क्या कक्षा कैसी होती है, स्थायी होती है, और वह विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, तो पहली कमी तो वही दूर किया। ये समझ में आ गया क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की कक्षा स्थायी होती है, वह विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता। दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी कक्षा स्थायी होती है और वह विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इसका सूत्र होता है, इस सूत्र से इसकी भाषा बना सकते हो, ये है NH/2π। ये दूसरा प्रतिबंध है, इसको कक्षा का प्रतिबंध भी कहते हैं, कक्षा का प्रतिबंध है ना। क्या हो गया ये? L माने क्या है, कोणीय संवेग, और ये h/2π, और n का मतलब है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, इसका नाम लेना, जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है ना। इनके बीच में कोई चिन्ह तो गुणा का है तो उसको गुणज बोल रहे हैं, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाया, दूसरा प्रतिबंध। परीक्षा में जब आता है तो अलग अलग की बोर की द्वितीय प्रतिबंध को लिखिए, इस तरह से आता है। ठीक, अब तीसरा जो है, तो तीसरा कुछ इस तरह से है, hν = EI - EF। लेकिन इनका मतलब समझेंगे तो भाषा बनाने में आसानी होगी। ये ऊर्जा है फोटॉन की, ये जो hν है किसकी ऊर्जा है, फोटॉन की, और ये ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक साइड ऊर्जा किसकी है, फोटॉन की, और एक साइड ऊर्जा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर यही है कि ये जो I का मतलब है, ये प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था, और ये वाली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अंतिम अवस्था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में क्या करता है, संक्रमण करता है। संक्रमण का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए जाता है, हमेशा के लिए नहीं जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण होना। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं की ओर क्या करता है, संक्रमण करता है, तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, फिर यहां से बोल देना है सूत्र से, जिसकी ऊर्जा या फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के अंतर के बराबर होती है। यहां पर मैं इसकी किसकी ऊर्जा बताया था, ये फोटॉन की, ये वाली किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की ये प्रारंभिक अवस्था, I का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक अवस्था, F का मतलब अंतिम अवस्था, और इसका मतलब हो गया अंतर। ठीक है, तो इसी को पढ़ना है। देखो, इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है। फिर इसका नाम लेना है फोटॉन की ऊर्जा, फिर इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये ऊर्जा का प्रतिबंध भी कहलाता है और तृतीय प्रतिबंध भी इसको कहते हैं। तो तीनों चीज क्लियर हो गई। हाँ, तो एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्या हो जाएगा बताओ तो, इलेक्ट्रॉन की कक्षा स्थायी होती है और वह विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, इसको कक्षा का प्रतिबंध भी कह देते हैं। दूसरा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग h/2π का
पूर्ण गुणज होता है, ऐसा भी कह सकते हो। या इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा क्या है यार, इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है जिसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसको पूरे को क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, इसे ऊर्जा का प्रतिबंध और तृतीय प्रतिबंध भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बोर मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, है ना। तो ये कमियां, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सीमाएं। तो इसकी क्या सीमा है देख लेना। पहला ये कि ये बड़े परमाणुओं के लिए सत्य नहीं होता है। माने जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो सारी चीजें बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सत्य है, लेकिन मैं उसी से बड़ा परमाणु मान लो लोहा ले लिया, आयरन का ले लिया, कोबाल्ट का ले लिया, निकिल का, यूरेनियम का, या बोरान या ऑक्सीजन, ऐसे बड़े परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, उनके लिए क्या होता है, सत्य नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन सम परमाणु के लिए कैसा है, सत्य है। हाइड्रोजन सम का मतलब जो हाइड्रोजन के समान होते हैं, ठीक, उनके लिए कैसा है, सत्य है। लेकिन बड़े परमाणुओं में यह लागू नहीं होता। तो ये इस तरह की इसमें क्या है,